नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज का दिन कांग्रेस के लिए कई मायनों में बड़ा है। जिस तरह से कांग्रेस 1 मई मजदूर दिवस के तौर पर एक जश्न के तौर पर प्रदेश में से मना रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता को तोड़कर खेमे से अपनी पार्टी में शामिल कराने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे नंदकुमार साय ने कल ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और सोशल मीडिया पर भी उनका इस्तीफा वायरल हुआ था। इसके बाद से ही अटकलें थी कि कांग्रेस का दामन वो थाम सकते हैं। और अब से लगभग आधे घंटे पहले की बात है जब नंदकुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा, राजीव भवन पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आदिवासी चेहरे के तौर पर नंदकुमार साय को हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती रही है। लेकिन यही आदिवासी चेहरा अब भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के हाथ के साथ जा चुका है और कई मायनों में अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 27 पर आदिवासी वर्चस्व कायम होता है। आदिवासी कोर वोटर्स माने जाते हैं, खासकर यदि हम सरगुजा बस्तर संभाग की बात करें, जहां नंदकुमार साय की धाक देखने को मिलती है। इन सीटों पर जिस तरह से आदिवासियों का प्रभाव है, ऐसे में प्रदेश का एक बड़ा आदिवासी चेहरा जब प्रदेश सरकार के साथ हो चुका है, तो अब यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके सीधे तौर पर जो लाभ हैं वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ लगातार पैनल्स भी जुड़ते जाएंगे। और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हम उनका भी वर्जन इसमें जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जी, जिस तरह से हमने देखा, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज यहां पर देखने को मिला है। हालांकि जब नंदकुमार साय ने इस्तीफा दिया था भाजपा से, तभी ये अटकलें थी कि कांग्रेस का ही दामन वो थामेंगे, प्रदेश सरकार के साथ ही जाएंगे। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इस इस्तीफे से हुई है और नंदकुमार साय की ज्वाइनिंग से कांग्रेस को कितना लाभ होगा? नंदकुमार साय निश्चित रूप से भाजपा का बड़ा चेहरा रहे और करीब 40 साल तक वो भाजपा के साथ जुड़े रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में उनकी बड़ी अहमियत थी और बीजेपी भी उनको इस बात को समझती थी। लेकिन नंदकुमार साय शुरू से एक बागी तेवर के व्यक्ति थे, हमेशा अपनी बात बड़े बेबाक तरीके से कहते थे। वो अपने आदर्श के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को मानते थे। तो इसलिए जो है नंदकुमार साय का जाना बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है जी। बीजेपी एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है जी, लेकिन नंदकुमार साय का जाना जो है ये उसके लिए बड़ी क्षति होगी। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी इस समय राजीव भवन से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मोहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मोहन, नंदकुमार साय ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। राजीव भवन में इस समय क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? राजीव भवन में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अब यहां से सारे नेता जा चुके हैं। कांग्रेस में ये एक नई उत्साह की लहर का मौका था, क्योंकि आमतौर पर हम लगातार ये खबरें सुनते हैं कि जो बीजेपी के खेमे में कांग्रेस के नेता जाते हैं, वहां पर बड़ा जलसा होता है, उसमें वो सारे लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका आया है काफी दिनों बाद कि कांग्रेस में कोई बीजेपी का बड़ा नेता जो है वो शामिल हुआ है। फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर एक बड़ा जो आयोजन है वो हो गया है और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में नंदकुमार साय जो आदिवासी लीडर हैं उन्होंने प्रवेश किया है और उन्होंने जो प्राथमिक रूप से पार्टी छोड़ने की वजह है वो पत्रकारों के सामने रखी है। और उसमें एक बात प्रमुख रूप से उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं उनको और आदिवासी समाज को उपेक्षित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ देना बेहतर समझा। हालांकि इस संबंध में अलग अलग समय में उन्होंने पार्टी को अवगत कराया था, लेकिन उनकी बातों को जब तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी से किनारा करना ही बेहतर समझा और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। हालांकि अभी कई सवाल अनुत्तरित हैं, इनके सवालों के जवाब आने की जरूरत है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उससे एक आदिवासी लीडर की जो कमी कांग्रेस में थी
उस कमी को पूरा करने के लिए नंद कुमार साय का प्रवेश कराया गया है। और निश्चित तौर पर नंद कुमार साय का ये जो प्रवेश है वो एक बीजेपी के लिए झटका भी है। हालांकि अभी बीजेपी की अधिकृत रूप से प्रक्रियाएं आनी शेष है, क्योंकि अब तक बीजेपी ये मान के चल रही थी कि नंद कुमार साय से संपर्क किया जाएगा, उन्हें समझा लिया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस में उनका प्रवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नंद कुमार साय रवाना हो चुके हैं। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उनका ये जो श्रमजीवियों के सम्मान का कार्यक्रम है उसमें नंद कुमार साय भी रहेंगे, तो हम उसको लाइव दिखाएंगे तो ज्यादा और तस्वीरें और खबरें वहां से मिल पाएंगी कि किस तरीके की बॉन्डिंग मुख्यमंत्री और नंद कुमार साय के बीच देखने को मिलती है। फिलहाल कांग्रेस भवन का कार्यक्रम औपचारिक रूप से जो नंद कुमार साय के प्रवेश का था वो खत्म हो चुका है। और इस कार्यक्रम में एक अजब गजब सा उत्साह जो है वो कांग्रेस में देखने को मिला है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्साहित रहे कि उनके पार्टी के रीति से प्रेरित होकर कोई बीजेपी का नेता जो कद्दावर है उन्होंने पार्टी छोड़ी है और अब वो पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस में एक उत्साह की लहर जरूर देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि नंद कुमार साय का उपयोग पार्टी कैसे करती है, किस तरीके के फ्रंट में उतारा जाता है आरक्षण को लेकर पार्टी में और कांग्रेस में जिस तरह से जनता के बीच में जाके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी काम कर रहे थे, उससे वो बहुत प्रभावित थे और वे भी जन सेवा को अपनी जारी रखना चाहते थे, इसलिए वे कांग्रेस से जुड़े हैं। बहुत उत्साह है कांग्रेस दलों में, क्षेत्र में भी उत्साह है। बहुत अच्छे परिणाम अभी हमको लगातार सामने आते जा रहे हैं। आज भारी भीड़ के बीच में उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भैया, माननीय मोहन मरकाम भैया जी के सामने, और उन्होंने अपने उद्गार भी व्यक्त किए कि मैं बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ काम करने के बाद आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। और भूपेश बघेल जी की जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं और उनके अन्य जो कार्य ग्रामीण अंचल में चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज मैं कांग्रेस प्रवेश कर रहा हूं और मैं इसी तरह जनसेवा करते हैं। तो कांग्रेस जनों में खासा उत्साह है, जैसे कि हम सुबह से बता रहे हैं कि ये जो प्रवेश है वो न केवल पार्टी बल्कि उन कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है जो कि चुनाव में जाने वाले हैं। तो चुनावी साल में जाने से पहले कांग्रेस कैसे अपने आप को मजबूत कर रही है, उसने एक बड़ा झटका नंद कुमार साय के रूप में बीजेपी को दे दिया है। उनके उपयोग और उनका अभी तय होनी बाकी है, लेकिन इससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रदीप साहू जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रदीप जी, जिस तरह से आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिला है, हालांकि जनता जोगी कांग्रेस भी इस बात से इनकार नहीं करेगी कि भाजपा का एक कद्दावर नेता जो कि संगठन का साथ आज छोड़ चुका है, प्रदेश सरकार के साथ जा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है और कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं कि विपक्ष को इससे हुई है? देखिए, राजनीति में तो लोगों का आना जाना लगे रहता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बताता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो वो कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी जो बातें जो करती है, जो उनका आज जो चाल चरित्र है वो सामने आ गया है। और इसीलिए ही एक कद्दावर नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी है, इसीलिए ही एक आदिवासी नेता ने आज पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। और लेकिन राजनीति में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों का आना जाना लगे रहता है। आप देख सकते हैं कुछ समय पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। तो राजनीति में लगे रहता है, लोग आते और जाते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये होना तय था, क्योंकि भाजपा विरोधी भाजपा तो है।
जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहन, जिस तरह से अब विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है इस विषय पर, लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह से नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे में भी लिखा है मोहन कि मैं पार्टी में काफी दिनों से परेशान चल रहा था। क्या इस परेशानी को कांग्रेस पहले से ही भांप चुकी थी? क्या इस परेशानी को भुनाने के लिए कांग्रेस के पास ये बहुत ही सुनहरा मौका था कि कोई एक नाराज बड़ा नेता विपक्ष का वो यदि हमारे खेमे में आ जाता है तो उसकी नाराजगी को हम आनंद में परिवर्तित कर दें? और अब क्या ये भी माना जाए मोहन कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस नंद कुमार साय को दे सकती है? मोहन, हम आपका फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी बने हुए हैं। सिकंदर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आ रही है, कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, जिस तरह से कांग्रेस भी यही कहती रही है। लेकिन ये पूरा जो समीकरण है वो उस समय हो रहा है सिकंदर जी, जब आप देखेंगे कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो होने ही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो कई महीनों से एक मसला चल रहा है वो है आरक्षण का, आदिवासी आरक्षण का जो मसला यहां पर चल रहा है। बिल अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। कांग्रेस लगातार इस बिल की हिमायत कर रही है कि इसे पारित होना चाहिए। कई भर्तियां अटकी हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का। ऐसे में नंद कुमार साय जब इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस का दामन थामते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो सरगर्मी है वो अब और बढ़ सकती है और इस विषय को लेकर कांग्रेस और आगे जा सकती है और कहीं ना कहीं एक इसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी होगा? आरक्षण जो है ये मुद्दा अलग है जी। ये मूल रूप से नंद कुमार साय को आगामी चुनाव को देखते हुए ही शामिल कराया गया है। ये सही है कि नंद कुमार साय जो है लंबे समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे और एक हम ये भी बैकग्राउंड में जाते हैं कि पुराने भी भाजपा को देखें और नई भाजपा को देखें तो बीजेपी ने हमेशा चेहरे बदले हैं, एक चेहरे पे कभी टिकी नहीं रही है। तो बीजेपी ने दूसरे नेताओं को खड़ा किया है, जैसे उधर बस्तर के क्षेत्रों में कुछ नेताओं को उन्होंने खड़ा किए हैं और जैसे पूर्व विधायक जो थे वो मर गए नक्सली हमले में, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी जो है अस्थायी रूप से कभी भी ये नहीं कहती कि जो है उसी को लेकर चलेंगे जी, वो बदलाव करती रहती है। तो नंद कुमार नहीं दे पा रही थी। तो आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है, आरक्षण तो अपनी जगह है, वो राजनीतिक दांव है। मूल रूप से भूपेश बघेल जी के सामने एक समस्या थी जी। और वो समस्या ये थी कि अंबिकापुर का क्षेत्र जो है, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं टीएस सिंहदेव अगर किसी कारण से पार्टी से थोड़ा अलग लाइन ले लेते हैं जी, तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो जसपुर का क्षेत्र जो है वो सरगुजा के इलाके में और संभाग में आता है जी। तो इसलिए उसका असर जो है उधर थोड़ा कम हो जाएगा और आदिवासी वोटों से उसको मैनेज कर दिया सकता है जी। दूसरी बात है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी बस्तर में लगातार सारे बड़े नेता उनके आ रहे हैं। आपको गौर कीजिएगा कि कांग्रेस ने भी बस्तर को बचाने के लिए ही प्रियंका वाड्रा को भी कुछ दिन पहले बुलाया था बिल्कुल, और एक सम्मेलन जो महिला सम्मेलन था बाद में उसको भरोसा सम्मेलन इसीलिए बनाया गया ताकि चुनावी समीकरण बना रहे। तो ऐसी स्थिति में बस्तर में भी नंद कुमार साय का अच्छा प्रभाव है और कांग्रेस चाहेगी उनके जो समर्थक हैं, कम से कम आदिवासी पूरे नहीं तो जो नंद कुमार साय के समर्थक हैं वो तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ही, और एक आदमी 10 आदमी को प्रभावित करता है। तो अगर साय के लाई है, उसको पता था कांग्रेस को कि साय बहुत दिन से हाशिए पर चल रहे हैं, कई बार वो पार्टी से अलग बयान भी दे चुके हैं, इसका असर कांग्रेस जानती थी। तो आगामी लोक विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद मात्र विधानसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए नंद कुमार साय जो है कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक हो सकते हैं, खास करके ऐसे समय में जब एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला बीजेपी उठाई, कई मुद्दों पर चल रही है बीजेपी, तो साय उनके लिए सहायक हो रहेंगे। बिल्कुल, साय निश्चित तौर पर सहायक रहेंगे। और एक बड़ी बात जो आपने यहाँ पर जिस पर प्रकाश डाला वो यही है कि बस्तर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में धुरी मानी जाती है। यानी छत्तीसगढ़ यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को फतह करना है विधानसभा चुनाव में, तो बस्तर की सीटों पर उनका वर्चस्व होना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और सिकंदर जी, यहाँ पर एक बात और है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, लेकिन अब तो कांग्रेस ये भी कहेगी कि विपक्ष के पास कोई बड़ा नेता नहीं बचा है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता आज हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं, हम ये देखते हैं सिकंदर जी की वर्तमान में उनके पास
कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2018 का संपन्न हुआ था, 1/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार यहां पर आई थी। पहले 68 सीटों पर चुनाव जीता, उसके बाद राज्य में 4 उपचुनाव हुए, इसमें भी करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब ऐसे में चुनाव से पहले आदिवासी नेता भी टूटकर जब दूसरे संगठन में चला जाता है, तो क्या अब नहीं लगता कि भाजपा को इस समय अपनी जो कार्यकारिणी है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई है? बीजेपी की अपनी कार्यशैली है जी, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है। चुनाव में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो बीजेपी अपनी कार्यशैली पर जो काम कर रही थी वो अभी करेगी। नंद कुमार साय के जाने से एक झटका तो जरूर लगा है, उसे भी लगा है कि भाई एक बड़ा चेहरा हमारा चला गया जी। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं ने जो है उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया होगा जी। लेकिन बस्तर में बीजेपी दूसरे ढंग की तैयारी कर रही है और हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के पास चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो है वो उस चुनाव मुद्दों को लेकर चल रही है। उसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, बेरोजगारी भत्ता है, शराबबंदी भी है, दिए गए, ये भी उसके पास सवाल है जी। तीसरी बात यह है कि जो हम अभी उसका कह रहे थे शराब के बारे में, तो बीजेपी बार बार कहती है कि आप तो भाई गंगा जल लेकर शराब छुड़ाने की बात कहे थे, लेकिन शराब नीति तो ऐसा नहीं है, मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दा है, वो कांग्रेस की का अपना है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास उपलब्धि नहीं है जी। तो ये तो चुनावी अपने भाषणबाजी है, बयानबाजी है। मुद्दा दोनों पार्टियों के पास है और दोनों अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनाव के मैदान में आएंगे और नेताओं का तो आना जाना वो लगा रहता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, केवल ये है कि कितने वोट परसेंट का असर पड़ेगा नंद कुमार साय को जाने से, ये बीजेपी को देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन अब बीजेपी के पास नंद कुमार साय के इतर यदि हम देखें सिकंदर जी, तो क्या विकल्प और रह जाता है? बीजेपी के पास विकल्प के तौर पर अभी फिलहाल जी रमन सिंह उनका एकमात्र बड़ा चेहरा है जी। बृजमोहन अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, ये सब उनके बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में जी। लेकिन अगर आदिवासी चेहरे के रूप में कहें तो उस इलाके में सबसे सक्रिय केदार कश्यप है जी, जो बस्तर में उनका खासा प्रभाव है। तो बिल्कुल नील हम नहीं कह सकते कि बीजेपी उधर नहीं है, क्योंकि इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इनके सांसद हैं 8 सांसद 9 सांसद हैं इनके जी। तो वो भी तो अपने अपने इलाके में असर रखते ही हैं, बिना असर के तो चुनाव जीत कर आए नहीं है। और आगामी जो है बीजेपी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, तो सबसे पहला जो मोदी ने क्लास लिया था सांसदों को यही हिदायत दी थी कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर उपलब्धियां बताएं। अब आगामी जो चुनाव होगा उसमें 2 बिंदुओं पर होना है, एक तो बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 5 साल जी। इस पे चुनाव होना है। तो बीजेपी अपनी 15 साल की उपलब्धियां गिनाएगी, कांग्रेस अपने 5 साल की उपलब्धि गिनाएगी। इन दोनों के बीच में काफी घमासान होगा और दोनों अपने अपने दावों पे लड़ेंगे चुनाव। जी बिल्कुल, केदार कश्यप का आपने जिक्र किया और इसके साथ ही आपको इस समय हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में प्रवेश कर चुका है, क्या आप मानते हैं कि इसका किसी भी तरह का असर आपकी पार्टी पर देखने को मिलेगा? नमस्कार। मैं तो देखिए, इसमें किसी बड़े नेता के जाने से प्रभाव तो रहता है और नंद कुमार साय जी सम्माननीय नेता हैं और उनके विषय में कुछ टिप्पणी करना मुझे लगता है कि सूर्य को दिया दिखाने के समान है। मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में क्षमता निर्माण करती है। निश्चित ही नंद कुमार साय जी के जगह को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चेहरे हैं। कार्यकर्ता निखर कर आएंगे, उनकी कमी को भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाने में सक्षम होगी। जी, लेकिन रवि जी, क्या वजह आप मानते हैं कि नंद कुमार साय की नाराजगी तो काफी पहले से चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से, कई बार उन्होंने विभिन्न फोरम में इस बात को भी रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसी तरह का संज्ञान उनकी नाराजगी पर नहीं लिया या फिर उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, इस विषय पे मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि उनके विषय में कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, लेकिन उनका सीधा मुझे लगता है कि संगठन के सभी वरिष्ठों से बातचीत होता था। अब वो किस बात को लेकर क्यों ऐसा हुआ है, मैं उस स्तर पे शायद बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। सिकंदर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से फिलहाल खुलकर कोई बयान इस विषय पे नहीं आ रहा है, हालांकि सभी कहीं ना कहीं फौरी तौर पर तो ये जरूर मान रहे हैं कि एक बड़ी क्षति संगठन को हुई है, लेकिन अब
अभी भी दावा यही है कि विधानसभा चुनाव तो हम ही जीतने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक मुखर टिप्पणी के तौर पर देखा जाए या फिर ये माना जाए कि अभी तक संगठन इस बात पर भरोसा नहीं कर पाया कि एक बड़ा नेता उनकी पार्टी से चला गया? बीजेपी की स्थिति ये है जी कि विदाए दोस्त पे चुप हूं तो नाहक लोग हंसते हैं जी, बाहर आकर चली जाए तो किसे गम नहीं होता। क्या बात है। गम तो बीजेपी को भी है जी, लेकिन वो एक तरह से अभी सकते पे आ गए हैं इस बड़े नुकसान से। तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर लाइन क्या लिया जाए। जी, और अनुमान था कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है तो उनको मना लिया जाएगा। कल इसके लिए बीजेपी ऑफिस में कुशाभाऊ ठाकरे भवन में बड़े नेताओं की बैठक हुई, देर रात तक चली बैठक। और ये लोग सोच रहे थे कि नंद कुमार साय जी को संपर्क है, लेकिन संपर्क उस समय भी नहीं हो पाया। जी, दिन का समय भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी कांग्रेस की ये जिस तरह की नीति रही और जिस तरह से बहुत ही जल्दीबाजी की गई कि नंद कुमार साय को मौका ही नहीं दिया गया कि वो वापस बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आ सके। और बीजेपी के नेता भी जिस प्रकार की त्वरित रूप से मीटिंग करके चर्चा कर रहे थे, उस तरह की सक्रियता इन्होंने नंद कुमार साय से मिलने में नहीं दिखाई। इन दोनों के बीच का जो गैप है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी इस्तीफा दिए हैं, अभी विचार करेंगे कि राजनीतिक रूप से क्या होगा, क्या हम जाएं पार्टी समर्थक, जो आमतौर पर बड़े नेताओं के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ गच्चा खा गई बीजेपी और इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल। और जिस तरह से सिकंदर जी हमने देखा भी है कि बीते कुछ समय से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तारीफ भी गाहे बगाहे नंद कुमार साय करते रहे हैं। जैसे कि हम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की बात करें, नरवा गरवा घुरवा बारी, इसका जिक्र आज भी उन्होंने राज्य भवन में किया। यानी कि हम ये लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ एक जो उनका झुकाव था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन क्या बीजेपी इसे छात्र थे तो उन्होंने नौकरी नहीं चुनी बल्कि समाज सेवा का क्षेत्र चुना। और उन्होंने आज भी अपने भाषण में, आप गौर किया होगा, राजीव भवन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने अटल जी का जिक्र किया कि मैं उनके आदर्श का पालन करता हूं। बिल्कुल। तो अटल जी के आदर्श का पालन करने के कारण उनके अंदर सौम्यता थी, उनके अंदर विचारशीलता थी, इसलिए बीजेपी उनको भांप नहीं पाई। क्योंकि बीजेपी का जो तेवर है वो आक्रामक तेवर है आज की तारीख में। वो जो वाजपेयी का जमाना था, फिर आडवाणी का जो जमाना था, वो जमाने में बीजेपी आज नहीं है। इसलिए बीजेपी जो है आक्रामक तेवर में, आप गौर कीजिए कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार के बीजेपी 4 साल शांत रहने वाली बीजेपी अचानक सक्रिय हो गई है। तो ऐसी स्थिति में नंद कुमार साय जो है उन पे फिट नहीं बैठ रहे थे। और जहां तक उनके भांपने की बात है तो बीजेपी को भी पता था कि नंद कुमार साय जो है वो हमसे अलग चल रहे हैं। जहां तक सरकार की प्रशंसा की बात है कि साय ने जो सरकार की प्रशंसा की, तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा देखिए मोदी जी भी मिलेट मिशन से लेकर बाकी चीजों की कर चुके हैं। और साय खुद जो है वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो अच्छे कामों की वो सराहना जैसे खुद वाजपेयी जी करते रहे कांग्रेस के अच्छे कार्यों की, तो उस तरह से नंद कुमार साय जी का व्यवहार था। रह गई बात कि जिस तरह की आक्रामकता चाहते थे, अपनी भूमिका चाहते थे साय, उस तरह की भूमिका शायद उन्हें नहीं मिल पाई या पार्टी उनके बातों को नहीं समझ पाई। जहां तक बीजेपी के नेताओं के खामोश रहने की बात है तो वो तो सीधी सी बात है कि अभी उन्हें बड़ा सदमा लगा है। अब अभी भी उनको आशा है कि कहीं न कहीं हम नंद कुमार साय से संपर्क कर लेंगे और उनको हम मनाने में कामयाब हो गए। हालांकि अब ये भविष्य की बात है। अब तो कहते हैं लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। तो ये हालत है अभी, आगे देखना होगा किस तरह का समीकरण बनता है। बिल्कुल। और कहा यह भी गया कि बड़ी अलग है राजनीति की भाषा, अगर लिखा हो इकरार तो इनकार पड़ना। फिलहाल साय चले तो गए हैं कांग्रेस में, लेकिन क्या आने वाले वक्त पर कोई समीकरण ऐसे बनते हैं कि वापसी हो जाए, इस पर अभी भी संशय है। लेकिन एक जो निर्णय लिया है वो काफी सोच समझकर लिया गया होगा एक वरिष्ठ नेता के माध्यम से, ये अभी कहा जा रहा है। हम बस्तर की यदि बात करें सिकंदर जी, वर्तमान में जिस तरह से हमने जिक्र किया केदार कश्यप का, बीजेपी के एक और नेता वहां से आते हैं महेश गागड़ा, जो पूर्ववर्ती रमन सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं, वो भी गाहे बगाहे अपनी सक्रियता दिखाते हैं और इन पर भी हम लगातार बात करेंगे। इस वक्त हम आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन शुरू हो चुका है। पार्टी श्रम दिवस को एक
बड़े उत्सव के तौर पर मना रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंच चुके हैं। सीधे तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं। ये बड़ा मंच जो कि श्रमिकों को आज समर्पित किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर दिवस का नाम इसे दिया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने मंच पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंच पर मौजूद हैं और सिकंदर जी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ठीक बगल में उनकी कुर्सी लगी है, मुख्यमंत्री के समीपस्थ बिल्कुल वो बैठे हैं और मंच पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। आज का दिन क्या विशेष तौर पर सिकंदर जी पार्टी ने इसलिए चुना था कि आज सदस्यता भी दिलाई जाए और एक सम्मान के साथ सम्मानित भी किया जाए नंद कुमार साय को? ये राजनीति का बड़ा हिस्सा है जी और कोई सम्मान के लिए ही वो गए थे जी। अगर वो सम्मान भी उन्हें न मिलता जी तो वो कांग्रेस में कितनी देर रुकेंगे इसकी गारंटी ना होती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भूपेश बघेल ने शरणागत को ध्यान में रखा है जी और उनका पूरा सम्मान किया है। तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है जी। और जो उपेक्षा की बात कर रहे थे, जिस अपमान की बात नंद कुमार साय कर रहे थे जी, तो शायद इस बात को भूपेश बघेल समझ गए होंगे, इसलिए नंद कुमार साय का सम्मान रहे और उनको ये लगे कि हम उनके बराबर खड़े हैं जी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है ये मंच दिया गया और आयोजन का चयन भी और तारीख भी इसीलिए चुनी गई होगी। बिल्कुल कहा यह भी जाता है सिकंदर जी की राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जब भी राजनेता कोई निर्णय लेते हैं वो अक्सर समीकरणों को देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही समय भी वो देखते हैं कि किस तरह का समय हम चुनाव कर रहे हैं अपने निर्णय के लिए। और आज ये टाइमिंग भी, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि क्यों आज का दिन चुना गया। लेकिन यदि हम नंद कुमार साय की बात करें तो क्या आगामी चुनाव में जो प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें हैं इस पर एक तरफा जिम्मेदारी नंद कुमार साय को दी जा सकती है कांग्रेस की तरफ से? मुझे नहीं लगता है कि नंद कुमार साय को एक तरफा जिम्मेदारी दी जा सकती है जी, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है जी तो कांग्रेस के अंदर पहले से मौजूद आदिवासी नेताओं को उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कांग्रेस इस तरह की जोखिम नहीं उठाना चाहेगी जी। मुझे लगता है कि जसपुर का जो इलाका है, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है जी, और जिस उद्देश्य से इनको लाया गया है वहां और बस्तर के कुछ इलाकों में जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है उपयोग किया जाएगा, बाकी आदिवासी नेताओं को बराबर का महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि इन्हें आदिवासी नेता के प्रमुख के तौर पर सामने रखे कांग्रेस, बाकी अपने आदिवासी नेताओं को उनके साथ समन्वय में लगा दे, ताकि जो है जो कांग्रेस की नीतियां, चूंकि जाहिर सी बात है कि जब नंद कुमार साय 40 साल तक बीजेपी के साथ रहे तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में अंतर तो होगा ही होगा। ऐसे अचानक कोई कांग्रेसी नहीं हो जाता है जी, या कोई भाजपाई नहीं बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब सिंधिया भी पार्टी में शामिल हुए जी, तो बाद में उनके सारे लोगों को बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वाया गया। बिल्कुल, और बड़े पद भी दिए गए। और बड़े पद भी दिए गए। तो इसलिए ये तो सभी जगह चलता है, जहां भी उठा पटक चलती है, जहां आना जाना लगाता है, राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता है जी। तो ऐसा नहीं है कि नंद कुमार साय के कंधे पर सब कुछ होगा। नंद कुमार साय को प्रमुख चेहरा भले बना सकती है आगामी चुनाव की आदिवासी रणनीति में जी। बिल्कुल, आदिवासी चेहरों की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से हम मंच पर देख भी रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, कोंडा गांव से विधायक हैं। कवासी लखमा की यदि हम बात करें, प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री हैं, आदिवासी विधायक हैं, कोंटा विधानसभा का प्रतिनिधित्व काफी दशकों से वो करते आ रहे हैं। इनके साथ नंद कुमार साय को एडजस्ट करना, वो भी चुनावी समीकरण में। और सिकंदर जी, अब माना यह भी जा रहा है कि नंद कुमार साय तो भाजपा में कांग्रेस में आ ही चुके हैं, लेकिन अब जो उनका समर्थन करते हैं वो भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सियासी बयार कांग्रेस की तरफ तो चलेगी, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन जो पुराने आदिवासी नेता हैं कांग्रेस में उनका भी ध्यान रखना, उन्हें उनका भी बैलेंस बनाकर चलना साय के साथ, एक बड़ी चुनौती यहां कांग्रेस के लिए हो सकती है? बिल्कुल चुनौती होगी कांग्रेस के समक्ष, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब कोई बड़ा चेहरा सामने आता है जी, तो उससे कई पुराने दरकिनार हो जाते हैं जी, क्योंकि उनकी शर्तें होती हैं, उन शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो अगर नंद कुमार साय की शर्तों का पालन मुख्यमंत्री करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों की नाराजगी उनको झेलनी पड़ सकती है। तो ये एक बैलेंस बनाना जी,
ये बहुत जरूरी काम है और राजनीति में कोशिश भी की जाती है जी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हो ही जाएगा। ये तो भविष्य के गर्त में है कि कहाँ तक कौन सरवाइव करता है, कौन कितना मान लेता है, कौन कितना मनवा लेता है इस बात को। जी बिल्कुल सिकंदर जी, और कुछ देर पहले आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया। जब 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिराकर अपने समर्थित विधायकों के साथ वो भाजपा में शामिल हुए थे, तब हमने देखा कि प्रदेश सरकार तो बन गई बीजेपी की, लेकिन जो सिंधिया समर्थक 20 से अधिक विधायक थे, जिसमें हम तुलसीराम सिलावट की बात कर लें, प्रभुराम चौधरी की बात कर लें, इन्हें भी जब भाजपा की सदस्यता दिलाई गई, विधायक का चुनाव इन्होंने जीता, मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया, तो एक गुटबाजी पार्टी के अंदर दौड़ गई। और ये गुटबाजी कहीं ना कहीं आज भी इनकी छवि पर हावी हो जाती है। तो प्रदेश कांग्रेस ने तो इस बात को काफी गंभीरता से देखा भी है, और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि एक सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत बहुत ज्यादा यहां पर हो जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी यहां पर हावी ना हो, पुराने नेताओं का समन्वय बना रहे। कोई भी नया नेता जो कि भले ही राजनीति में पुराना चेहरा हो, वो तो पार्टी में आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ भी पार्टी को लीड करना, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे घटनाक्रम की बागडोर संभाल रहे हैं। काफी दारोमदार अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आ चुका है सिकंदर जी, और जिस तरह से बीते दिनों प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आई भी थी भरोसे का सम्मेलन में शामिल होने, इशारों में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल से संतुष्टि तो जताई ही, लेकिन क्या वो इस बात को भांप भी चुकी थी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं? पार्टी के अंदर सामंजस्य बनाना तो बहुत जरूरी है, और कांग्रेस में गुटबाजी तो बहुत दिनों से रही है, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर ना होता तो G23 जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता अलग ना हुए होते, उनकी विचारधारा अलग नहीं होती। आज भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस उससे वंचित है, छत्तीसगढ़ में भी उसका असर है। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि बहुत चर्चा रही TS सिंहदेव के 2.5 साल का जो जिक्र चला, और मुझे जहां तक याद है कि ताम्रध्वज साहू जी को मुख्यमंत्री बनाकर वहां से दिल्ली से भेजा गया था, और बाद में बात पलट गई थी। तो सरकार में साथ रह के सहभागिता निभाया, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंदर खाते वो कितना साथ रहेंगे चुनाव के समय में, क्योंकि हर आदमी देखिए, मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना ये सबका सपना। राजनीति में अगर सपना नहीं है तो वो राजनीति नहीं कर सकता है, वो कार्यकर्ता रह जाएगा। बिल्कुल, भले ही सब कहते हो, जितने भी शीर्ष पर बैठे वो कहते हैं मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सपना तो कहीं ना कहीं बड़ा जगह होता है, बड़ा पद होता है, मंत्री पद होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नेता कहीं ना कहीं उपेक्षित रहे हैं, और या उन्होंने महसूस किया है कहीं ना कहीं कि हमारे हाथ आगे से थाली खींच दी गई, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदेशा झटका रहता है कि लग सकता है। तो इस झटके से बचने के लिए सामंजस्य बनाना, और अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता केंद्रित राजनीति है, भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द सब कुछ है। तो भूपेश बघेल अभी जो चाह रहे हैं वो हो जा रहा है। कई प्रकार के संगठन में भी मैंने देखा कि जो नहीं चाहते थे भूपेश जी वो नहीं हुआ, जो वो चाहते थे वो हुआ। तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव के समय, क्योंकि बात बार बार होती है कि कहाँ बदला लेंगे, तो राजनीति में तो बदला चुनाव में लिया जाता है, मैं जहां तक जानता हूं, मतदान के समय लिया जाता है, वोट कार्यकर्ता भी बदला लेता है अपनी पार्टी से, तो चुनाव के समय लेता है। तो इन चीजों को बड़ा नजर रखने की जरूरत है कि हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित करें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आलाकमान है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इसी बैलेंस से प्रभावित माना जाता है, क्योंकि सिकंदर जी आपको याद होगा कि जब 2017 में भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो राजीव भवन का निर्माण पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कराया, जहां से 2018 विधानसभा चुनाव की धुरी बनाई गई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रदेश कांग्रेस का जो वनवास था 15 सालों का, वो काटने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक अहम भूमिका निभाई जाती है। और सीएम फेस का जिस तरह से आपने जिक्र किया, 3 नेता जिस तरह से दिल्ली पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और वर्तमान में जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है TS सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इन तीनों पर आलाकमान दांव चलने में काफी घबरा भी रहा था, क्योंकि यदि एक का चयन करके भेज दिया जाता, औपचारिक ऐलान हो जाता, तो किसी की भावनाएं आहत न हो जाती। दुर्ग का घटनाक्रम भी आपके सामने होगा, जब ताम्रध्वज साहू की चर्चा हो रही थी, बड़ी संख्या में जो उनके समाज के लोग हैं वो पहुंच चुके थे कि ताम्रध्वज साहू, पहला साहू मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलेगा, लेकिन जो बाजी थी वो भूपेश बघेल मार गए। और अब एक और बड़ी बाजी कि एक कद्दावर नेता को तोड़कर अपनी पार्टी में वो शामिल कर चुके हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि एक उपलब्धियों के तौर पर
अब न सिर्फ पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल गिना जाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब उनका जो कार्यकाल है वो काफी उपलब्धियों से प्रबल हो चुका है। बिल्कुल, आंकलन राजनीति में अपने कार्यकाल से ही होता है जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, उनका जो पीसीसी अध्यक्ष के रूप में एक सफल कार्यकाल रहा जी। कि सरकार बनाने में वो कामयाब हो गए, कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक ले आए। बिल्कुल। और बाद में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो कुछ अच्छा हो सकता था और बेहतर हो सकता था उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस को एकजुट रखा, उपचुनावों में जीत दिलाई जी। इसके अलावा जो है अब ये जो नई उपलब्धि है कि चुनाव से ठीक पहले एक बीजेपी के बड़े चेहरे को, जब ऐसे समय में जब चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है और उस समय तोड़कर लाना भूपेश बघेल की राजनीतिक उपलब्धि निश्चित रूप से है। तो भूपेश बघेल ने तो अपने बतौर मुख्यमंत्री साबित तो किया ही है कि जो उन्हें दायित्व दिया गया था कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्होंने निभाया है जी। और जहां तक बाकी चीजों का है, विश्वास करने की, आप जो कह रहे थे कि 3 नेता गए थे, मुझे याद है कि 4 लग गए थे, पीएल पुनिया भी थे, मुझे जहां तक जानकारी है जी। पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी के तौर पर थे, बाकी 3 बड़े नेता थे जी। उस समय मुझे याद है, जहां तक कि आपको भी स्मरण होगा कि ताम्रध्वज साहू सांसद थे जी जब उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाया गया। तो उस समय लग रहा था, ये साहू समाज की खुशी का कारण ये भी था कि कांग्रेस के समक्ष उस समय कोई बड़ा चेहरा नहीं था भूपेश बघेल को बतौर पीसीसी अध्यक्ष अगर छोड़ दे तो इसलिए जो है कांग्रेस भी सोच रही थी और मान कर चल रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हो गए कोई तो ताम्रध्वज साहू होंगे, क्योंकि एक सांसद को वहां से रिजाइन दिलाकर और विधायक का चुनाव लड़ाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो यही वजह थी कि साहू समाज प्रदेश का जो है वो बड़ा खुश था कि हमारे, और दिल्ली से उन्हें हरी झंडी भी मिल गई थी, वो तो चले आए थे प्लेन पकड़कर। ये तो रात में स्थिति बदल गई और नया चेहरा आ गए भूपेश। तो ये जो चयन है ना, ये चयन आगे जाके 5 साल के बाद वो कितना बड़ा ये जो नासूर है वो जख्म का रूप ले चुका होगा, ये देखने की बात होगी चुनाव के समय। बिल्कुल बिल्कुल सिकंदर जी, और ये चुनाव के समय जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि एक समय होता है जब राजनेता कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रखते हैं। नंद कुमार साय ने जब कांग्रेस की सदस्यता ली, इसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, अपने मन की बातें कही राजीव भवन में, आपको सुनाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भी ये कार्यक्रम नहीं हुआ, आपके कारण ही सब इतने लोग जो आए हैं उसके कारण हुआ। मैं आप सबका आदर, स्वागत और सम्मान करता हूं और अंत में आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को जो, और आप सब लोग भी इसमें आए, सम्मिलित हुए, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, ये पार्टी एक है, एक मंच है, लेकिन सब मिलकर सब काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ अच्छा होगा और भारत को एक नया स्वरूप मिलेगा। हम सभी लोग मिले हैं और अंत में इस समय पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, तो कोमल पंखुड़ियां, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे आपके अभिनंदन में और मकरंद मिलाया है मेरे स्वागत के कुमकुम चंदन। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं इस जगह में आकर के, इस दल में आकर के हम और बेहतर आम गरीब लोगों के लिए काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी शक्ति दे, यही प्रार्थना है। तो नंद कुमार साय को आपने सुना, जब पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक मंच है, हमें सबके साथ काम करना है, सबको लेकर के काम करना है और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गांव गरीबों की उन्हें बात की कि हम उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। और तस्वीरें तब की जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिला रहे थे। सिकंदर जी, जिस तरह से नंद कुमार साय ने काफी नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी है, काफी सारगर्भित उन्होंने अपना बयान राजीव भवन के मंच से दिया है और जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि हमें सबके साथ मिलकर के काम करना है जी। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचे हुए थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई दी। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और श्रमिक दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि श्रम विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य भवन में श्रमिकों का सम्मान इसमें किया जाएगा। बोरेबासी उत्सव के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे मनाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और सीधे तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में। श्रमिकों के खाते में आज इतना बड़ा आयोजन, श्रम कल्याण मंडल, आज श्रम विभाग अगर 3 भागों में बटा हुआ है। श्रम विभाग का जो परिवार है, असंगठित कर्मकार मंडल, बीओसी, श्रम कल्याण मंडल, आज पहली बार छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 1,30,000 श्रमिकों को एक साथ साइकिल और सिलाई मशीन के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और ये एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की होगी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग भी कई बार नगर निगम अंबिकापुर में मैं देख रहा था कि उस समय भी बहुत ऐसे जो असंगठित कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन करा के प्रति वर्ष चक्कर लगाते थे और उनको सिलाई मशीन या साइकिल नहीं मिल पाता था। उस समय दल विशेष के लोग